नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्षियों पर जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा कि आजकल कई वरिष्ठ नेता अटकलबाजी करते दिख रहे हैं। वे कितने भी अटकलें लगाएं। जिस समय हमने महायुति तैयार की उस समय से तीनों पार्टियों के मन में स्पष्ट है कि महायुति के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। आजकल कई वरिष्ठ नेता अटकलबाजी करते हुए दिखाई पड़ते हैं। वे कितने भी अटकलें लगाए तब भी जिस समय हमने महायुति तैयार की उस समय महायुति के तीनों पार्टियों के तीनों नेताओं के मन में ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी में मेरे मन में यह स्पष्ट है, राष्ट्रवादी कांग्रेस में अजित दादा के मन में स्पष्ट है और शिवसेना के नेता शिंदे जी स्वयं मुख्यमंत्री है। तीनों के मन में इस बात की स्पष्टता है कि महायुति के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी है। महायुति के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ही रहने वाले हैं। उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला। महायुति के सबसे बड़े पार्टी के नेता के रूप में मैं इस बात को स्पष्टता के साथ कह देना चाहता हूं। कोई अपने मन में कंफ्यूजन न रखे और अपोजिशन भी कंफ्यूजन तैयार करने का प्रयास करे। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल में बाढ़ से प्रभावित हुए लोगों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इस आपदा में जिनकी गाय और भैंसें मरी हैं उन्हें 55,000 रुपए, जिनके छोटे जानवर मरे हैं उन्हें 6,000 रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है। साथ ही जिनके मकान आंशिक रूप से तबाह हुए हैं उन्हें 1 लाख का मुआवजा दिया जाएगा और जिनके मकान पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए हैं उनके मुआवजे का आकलन किया जा रहा है। तो अभी आपदा परिवारों को संतुष्टि देनी है और मुझे खुशी इस बात की है कि जब से आपदा आई है, एक समय शिमला में बर्फ पड़ी थी और हम विधायक होते थे, उस समय भी पानी की बोतल 50 रुपए की कहा कि 200 रुपए की बिकती थी। लेकिन आपने भी प्रेस के बंधु है, कहीं ये नहीं देखा होगा छुटपुट घटनाओं को छोड़कर कि किसी ने ये बोला कि हमारे पर लूट मची है। आपदा प्रभावित परिवारों में आप जाकर ये कर सकते हैं, कुछ एक अगर कहीं रह गए होंगे, प्रशासन की नजर में नहीं आएंगे, सभी आपदा प्रभावितों को 5,000 रुपए राहत राशि मिलती थी। वो भी पटवारी के तो वो बनता था, पटवारी उस करता था। हमने 5,000 रुपए की राशि को नियमों को बदलकर 1 लाख रुपए कर दिया। जिसकी भैंस गाय इस आपदा में मरी है उसके लिए 55,000 रुपए कर दिया, जबकि रिलीफ मैनुअल कुछ और है। और अगर भेड़ बकरी वाला कोई बचा है उसको हमने बढ़ाकर 6,000 रुपए कर दिए, यानी कि भेड़ की पूरी कीमत कर दी। ये पार्शियल डैमेज मकानों को 1 लाख किया है। जो डैमेज मकान है उसका हम असेसमेंट कर रहे हैं। उन परिवारों को जिनका मकान बह गया है उनको भी हमारी राहत देगी। मैं सिर्फ विपक्ष को ये कहना चाहता हूँ कि इस समय हम सबको इस मुसीबत की घड़ी में इकट्ठा होकर काम करना है। मुझे वहीं पहलवान वीनस फोगाट ने ट्रायल के मुद्दे पर फेसबुक के जरिए अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ट्रायल से कौन भाग रहा है, हम ट्रायल के लिए हमेशा तैयार हैं। क्या हम देश छोड़कर भाग गए? हमें सिर्फ अभ्यास के लिए समय की मांग की थी। आप ट्रायल ले सकते हैं। ट्रायल तो बाजा कौन है, हम ट्रायल जनती तैयार हमेशा। बाज के हमने देश छोड़ दिया कितने, हम तो प्रैक्टिस करना रहे। हाँ, हमने प्रैक्टिस का टाइम मांगा था और ट्रायल ले लो, कदे ले लो। इसमें के ठहरदार कोई बोदा सब आ रहे हैं, सब जीतने हैं, ये तो गेम है। लेकिन मतलब हमारे तो 1 महीने का टाइम नहीं दे सकते। इतने ठड्डे तो हैं ना बालक, हमने जो रानी गणे बैठे हैं, तो 1 महीना में तो हम इतने बड़े चैंपियन ना बन सकते। और ठड्डा तो वो 10 आना रह गया हो, वो तो ठड्डा रहा करे। ठड्डा 10 आना रहा होगा जब भी मारेगा, और 1 ना रह गया हो जब भी मारेगा। जो ठड्डा है ना वो ठड्डा रहेगा। ये तो हमने बचपन से सीखा है, जो अगर जितना तो ठड्डा बन के जीतो। फिर ये जो न्यू कुमार थे
वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का सड़क हादसों को लेकर एक बयान सामने आया है, जिसमें वो देश में हादसे की वजह से जान गंवाने वाले लोगों के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं। सड़क हादसे के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे देश में हर घंटे एक्सीडेंट से 18 लोगों की मौत होती है। ये बेहद गंभीर मुद्दा है और हमें इसका समाधान जरूर निकालना चाहिए। कि हमारे देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख लोगों की करीब इसमें मौत होती है, 3 लाख लोग इंज्योर्स हो जाते हैं। पर डे 1130 एक्सीडेंट और 422 डेथ्स, हर घंटे पे 18 डेथ भारत में हो रही है। अगर इसका कंपैरिजन करेंगे कोई लड़ाई के साथ, कोविड के साथ, जातीय सांप्रदायिक दंगे, कानून व्यवस्था के कारण इस सब के अगर अध्ययन करेंगे तो इसकी तुलना में मरने वालों की संख्या कई गुना अधिक है। और इसलिए ये बहुत ही सीरियस विषय है कि जिसका सोल्यूशन हमको निकालना अति आवश्यक है। कि हमारे देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख लोगों की करीब इसमें मौत होती है। वहीं राजस्थान की राजनीति में इस समय लाल डायरी को लेकर बवाल मचा हुआ है। सोमवार को गहलोत सरकार से बर्खास्त हुए मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा लाल डायरी लेकर विधानसभा पहुंचे तो बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। कांग्रेस विधानसभा राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने अपनी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। वहीं अब इस बीच पूरे मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत सरकार को निशाने पर लिया है। विधानसभा में एक लाल डायरी लेकर के पहुंचे थे। कल उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के मित्रों के माध्यम से उद्घाटित किया था कि मैं लाल डायरी लेकर के आऊंगा, और उस लाल डायरी के वहां पहुंचने पर सरकार की चूलें हिल जाएंगी, सरकार धराशायी हो जाएगी। मित्रों, उस लाल डायरी का रहस्य आज पूरा राजस्थान जानना चाहता है, और मैं आपके माध्यम से माननीय अशोक गहलोत साहब से पूछना चाहता हूं कि वो लाल डायरी क्या है, और उस लाल डायरी को लेकर के सरकार में और माननीय मुखिया जी में इतनी घबराहट क्यों है। मैं आपको उसके नेपथ्य में लेकर के जाना चाहता हूं। 2020 में जब कांग्रेस पार्टी में अंतर्कलह चरम पर था, पार्टी के कुछ विधायक पीसीसी चीफ और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के साथ में अपने आला कमान से मिलने के लिए यहां दिल्ली में आकर के, दिल्ली के पास में कहीं आकर के डेरा लगा करके बैठे थे। और उस समय में, उसी कालखंड में, उस समय के बीच में, उसके आसपास, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, सरकार के एक बहुत वरिष्ठ पदाधिकारी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, मंत्री पद का दर्जा प्राप्त व्यक्ति, जो माननीय गहलोत साहब के राजदार भी हैं और खासदार भी हैं, उनके घर पर इनकम टैक्स ने रेड किया था। और उस रेड में अखबारों में ऐसा छपा था कि उस रेड में एक लाल रंग की डायरी और कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज उस समय रिकवर किए गए थे। विधानसभा में एक लाल डायरी लेकर के पहुंचे थे। कल उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के मित्रों के माध्यम से उद्घाटित। वहीं मणिपुर हिंसा को लेकर सोमवार को मानसून सत्र के तीसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा जारी रहा। विपक्षी दल इस मामले पर चर्चा और सदन में पीएम मोदी के बयान की मांग कर रहे थे। विपक्ष पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष ही भाग रहा है। स्मृति ईरानी ने कहा कि देश के सभी लोगों को ध्यान में लाना चाहती हूं कि देश कि संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने बार बार कहा कि वो देश के गृह मंत्री होने के नाते कह रहे हैं कि वो हर तरह की चर्चा के लिए तैयार है। गृह मंत्रालय मणिपुर में आंतरिक सुरक्षा पर दोनों सदन में चर्चा के लिए तैयार है। मैंने छत्तीसगढ़ से संबंधित एक महिला को नग्न करने का वीडियो देखा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय को सूचित भी किया। यह सत्य है कि कांग्रेस पार्टी इस चर्चा से इसलिए भाग रही है क्योंकि उन्हें जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी कि उनके राज्य में जब महिला की प्रताड़ना होती है तब वो चुप्पी साध कर क्यों बैठते हैं। लेकिन आज मैं एक अपील करना चाहूंगी, स्टॉप यूजिंग क्राइम अगेंस्ट विमेन as instruments to settle political scores.
मैंने आईटी मिनिस्ट्री से भी निवेदन किया कि छत्तीसगढ़ की इस महिला के वीडियो के संदर्भ में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से त्वरित रूप से चर्चा हो, क्योंकि जब महिला का इस प्रकार का वीडियो बार बार वायरल किया जाता है तो उस महिला को आप रीविक्टिमाइज करते हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से छत्तीसगढ़ का ये वीडियो आया है। मैंने अपील की है आईटी मिनिस्ट्री से कि उसको तुरंत हटवाया जाए। हाल ही में मैंने छत्तीसगढ़ से संबंधित एक महिला को नग्न करने का वीडियो देखा और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान की मुश्किलें खत्म होती नजर नहीं आ रही हैं। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने सोमवार को अवमानना मामले में इमरान खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने इससे पहले इमरान खान को पेशी के लिए कई बार बुलाया था, लेकिन इमरान खान पेश नहीं हुए। इसके बाद चुनाव आयोग ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ प्रमुख इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद के पुलिस महानिरीक्षक को जिम्मेदारी सौंपी है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयोग के खिलाफ शिकायत के तौर पर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने के लिए पिछले साल खान और उनकी पार्टी के पूर्व नेता असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू की थी। वहीं राजेंद्र गुढ़ा के जरिए लाल डायरी का उल्लेख करने पर राजस्थान सरकार में मंत्री शांति धारीवाल ने गुढ़ा पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि अगर लाल डायरी है तो वो लाएं, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, ये सब एक योजनाबद्ध तरीके से किया गया है जिससे राजस्थान सरकार और गहलोत साहब को बदनाम किया जा सके। वे विरोधियों के हाथों खेले जा रहे हैं। और विधानसभा बाकायदा पूरे दिन की प्रोसीडिंग्स की वीडियोग्राफी करती है। वीडियोग्राफी के साथ साथ वो फिल्म भी बनाती है विधानसभा। एक गवाह तो वो है आज की घटनाओं का, और दूसरी गवाह आप लोग हो। आप लोग 50 की तादाद में जो है अपनी प्रेस गैलरी में बैठे हुए थे, जिन्होंने सारा ड्रामा देखा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किसने क्या किया है क्या नहीं किया है। वो मेरी तरफ दौड़ के आए गुढ़ा साहब, और गुढ़ा साहब आकर के मेरे पहले तो माइक पे झपटे वो, और झपटते ही जो है उनको रफीक खान और वगैरह मेरे जो साथी थे वो सब ने आकर के उनको घेर लिया, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। विरोध इस बात का था कि सारी की सारी जो ये लाल डायरी वाला किस्सा बताया जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के ये षड्यंत्र रचा गया है। एक स्टोरी बनाई गई है, कहानी बनाई गई है। आज आपने देखा कि जब गुढ़ा साहब को 5 या 7 सिक्योरिटी वाले निकाल रहे थे, तो वही 5-7 आदमी काफी थे उनको निकालने के लिए। वो कहते हैं कि साहब वहाँ पर जहाँ राठौड़ के यहाँ धर्मेंद्र राठौड़ के यहाँ छापा पड़ा था, वहाँ 150 सीआरपीएफ के आदमी थे, मैं उनके बीच में से निकल के आया। संभव है क्या बात? है क्या संभव है कभी बात कि 150 आदमी जो सीआरपीएफ के हैं, जो जवान, और उनके बीच में आप गेट तोड़ करके निकल जाओ? ये सब फैब्रिकेटेड स्टोरी है, सारी की सारी षड्यंत्र सरकार के खिलाफ और खास तौर पर मुख्यमंत्री जी के खिलाफ। क्योंकि अब इनके पास कुछ नहीं बचा। जो योजनाएं सरकार ने दी है, जो गहलोत साहब ने जो योजनाएं दी हैं, जिनसे कि महंगाई पर जो है, महंगाई के विरुद्ध जो है गरीब आदमी खड़ा हो पा रहा है, उसको ताकत मिल रही है, उसको किस प्रकार से काउंटर किया जाए, ये सारा का सारा फैब्रिकेटेड मामला है। जहाँ तक दिलावर साहब का किस्सा है, दिलावर साहब निश्चित तौर पे मेरे पुराने मित्र तो हैं, पर अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आते। ये पहला किस्सा नहीं है उनको पहले भी कई बार इस सदन से निकाला जा चुका है, क्योंकि वो अपनी आदत से मजबूर हैं। वो करे बगैर कुछ रहते नहीं हैं। आसन को आसन नहीं समझते, आदेश को आदेश नहीं समझते। और विधानसभा बाकायदा पूरे दिन की प्रोसीडिंग्स की वीडियोग्राफी करती। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य में सूखे की स्थिति को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि झारखंड के लगभग 70% से अधिक लोग खेती पर निर्भर हैं। पिछली बार भी हमारी चिंताएं ग्रामीण क्षेत्र को लेकर हो रही थी। सुखाड़ के आने के वाले कुप्रभाव को लेकर हमने तुरंत राहत दी थी। इस बार भी सुखाड़ जैसी स्थिति है, इस पर गंभीरता से बात हुई है। किसानों के लिए
क्या बेहतर हो सकता है, इस पर हमने चर्चा की है। कई निर्णय भी लिए गए हैं। मौसम पर नजर बनाए हुए हैं। विभागों को हर परिस्थिति से निपटने के लिए निर्देश दिए गए हैं। लगभग 70% से अधिक लोग खेती बाड़ी पर निर्भर हैं और पिछला बार भी और उससे पहले भी और अब भी हम लोग की चिंताएं ग्रामीण क्षेत्र को लेकर लगातार रही है। और आपने देखा होगा कि पिछले बार भी जब सुखाड़ हुआ तो सुखाड़ की आहट और उसकी आने वाले कुप्रभाव को ध्यान में रखकर हम लोगों ने त्वरित किसानों को राहत देने का काम किया। दुर्भाग्यवश इस बार भी मौसम आंख मिचौनी खेल रहा है। आज इस विषय को लेकर के भी पूरी गंभीरता से बात को देखा गया है। क्या लगभग 70% से अधिक लोग खेती बाड़ी पर निर्भर हैं। वहीं मानसून सत्र से निलंबित किए गए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पूरी रात संसद परिसर में ही धरने पर बैठे रहे। उनके साथ विपक्षी गठबंधन इंडिया के कई सांसद और नेता भी मौजूद रहे। गांधी प्रतिमा के सामने ही संजय सिंह ने अपना बिस्तर लगा दिया। आज सुबह जब सूर्योदय हुआ तो उन्होंने गांधी प्रतिमा के पास से अपनी एक तस्वीर ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा कि हर रात की सुबह होती है, संसद का परिसर, बापू की प्रतिमा, मणिपुर को न्याय दो। इससे पहले आधी रात को संजय सिंह ने गीत गाया और वीडियो भी शेयर किया जिसमें सुनाई देता है कि संजय सिंह गा रहे हैं, सर पर बांधकर कफन जो निकले हैं, बिना सोचे परिणाम रे भैया। उनके साथ कांग्रेस और दूसरे दल के नेता भी धरने पर बैठे दिखाई दिए। गांधी प्रतिमा के सामने बैठे रहे और पूरा दिन बैठे रहे। हमारी एक ही मांग है भारत के प्रधानमंत्री से कि उनको मणिपुर की हिंसा पे जवाब देना होगा। देश का एक हिस्सा जो हमारा बॉर्डर स्टेट है, ऐसे राज्य के अंदर अगर 80-90 दिनों से हिंसा चल रही है तो प्रधानमंत्री जी खामोश कैसे रह सकते हैं। देश के केंद्रीय मंत्री का घर जला दिया गया, राज्य की महिला मंत्री का घर जला दिया गया, छोटे छोटे बच्चों का कत्ल हो रहा है, बुजुर्गों का कत्ल हो रहा है, नौजवानों का कत्ल हो रहा है, महिलाओं के साथ गैंग रेप हो रहा है। और जो सबसे ज्यादा शर्मसार करने वाली तस्वीर आई, 2 महिलाओं को नंगा करके परेड कराया जा रहा है। उसमें एक महिला है जिसका पति कारगिल युद्ध में हिस्सा ले चुका है। आप कल्पना कीजिए, रिटायर्ड सूबेदार सेना का वो ये कह रहा है कि मैंने कारगिल युद्ध में हिस्सा लेके देश की तो रक्षा कर ली, लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को शर्मसार करने वाला, उनका सर शर्म से झुकाने वाला बयान है। और हम सब के अंदर अगर जरा सी भी संवेदना है तो आज जरूरत है उस कारगिल के योद्धा के साथ खड़े होने की। आज जरूरत है मणिपुर की महिलाओं के साथ खड़े होने की। और इसलिए हम लोग ये अपना प्रोटेस्ट, ये अपना आंदोलन जारी रखेंगे बापू की प्रतिमा के आगे। और मैं अभी भी भारत के प्रधानमंत्री से अनुरोध कर रहा हूं कि आप आइए और सदन में बताइए कि आप कैसे वहां पे शांति की बहाली करेंगे। वहां तो डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश में भी बीजेपी है, देश में भी बीजेपी है। और आपके मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि सैकड़ों ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। मतलब इनको शर्म भी नहीं आती कि मुख्यमंत्री खुद से स्वीकार कर रहा है कि ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं वहां पर हुई है। तो इसके लिए जवाबदेही किसकी है? तो प्रधानमंत्री को सदन में आके जवाब देना चाहिए। पूरा देश उनकी ओर देख रहा है। चीता आ जाए तो उनके पास कई दिन फोटो खिंचाने की फुर्सत रहती है, उनको रेलवे की झंडी दिखाने की फुर्सत रहती है, उनको दुनिया भर की सैर करने की फुर्सत रहती है। और देश का एक हिस्सा जल रहा है, वहाँ महिलाओं के साथ गैंग रेप हो रहा है। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, आप मणिपुर के विषय में नहीं बोलेंगे।
वहीं गोरखपुर में दिग्विजयनाथ पार्क तारामंडल में निषाद महाकुंभ का आयोजन एकलव्य आदिवासी मछुआ ट्रस्ट द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस महाकुंभ में प्रदेश के कोने कोने से हमारे भाई बंधु हजारों लाखों की संख्या में पहुंचकर पूरा समर्थन दे रहे हैं और कहा कि यहाँ आए लोगों ने बहुत शांति तरीके से अपनी बात को रखा और अपने मुखिया तक पहुंचाया। अपने समाज की मांगों के बारे में कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो पूरे समाज को साथ लेकर चलेंगे और एक समस्याओं का समाधान करेंगे ताकि आने वाले समय में समाज को कोई दिक्कत ना हो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे विष्णु शंकर जैन ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि एएसआई ने मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण पर वाराणसी अदालत के आदेश के पालन पर रोक लगा दी है ताकि अंजुम को उच्च न्यायालय के समक्ष इसे चुनौती देने की अनुमति मिल सके। हमारी कानून टीम उच्च न्यायालय पहुंच रही है और हम इसका विरोध करेंगे। ज्ञान व्यापी की सच्चाई एएसआई के सर्वेक्षण के बाद ही सामने आएगी। उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना मामले का फैसला करेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट अपनी योग्यता के आधार पर मामले का फैसला करेगा। और मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये बहस की गई कि नहीं, हमारी बहुत दिनों से मस्जिद चली आ रही है और उसका कैरेक्टर बदल जाएगा, जो कि हम लोगों ने ये भी बताया कोर्ट को कि ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है जिससे स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचेगा। पर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बात रखी, अंजुमन इंतजामिया ने, कि उनको कुछ समय चाहिए इस ऑर्डर को चुनौती देने का। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के ऑर्डर पे 2 दिन के लिए एक इंटरिम रोक लगाई है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने मामला जाएगा और इलाहाबाद हाईकोर्ट फिर दोबारा अफ्रेश इसे डिसाइड करेगी कि ये रोक रहनी है कि नहीं रहनी है, ये ऑर्डर सही है कि गलत है। 26 जुलाई तक ही तय करना है। और मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये बहस की गई कि वहीं भोपाल के हमीरिया अस्पताल में इमरजेंसी मेडिसिन ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित किया गया, जहां एमपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने चिकित्सकों और मेडिकल स्टाफ से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इमरजेंसी विभाग में पहले उपचार किया जाएगा, फिर पर्चा भरा जाएगा। ये कांग्रेस हर मुद्दे पर राजनीति करती है। कांग्रेस के नेताओं को मैं ये सलाह दूंगा, वो मध्य प्रदेश पर हर विषय में बातचीत करें, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु छत्तीसगढ़ और राजस्थान के भी आंकड़ों पर जरूर बातचीत करें। राजस्थान के मंत्री ने भरी विधानसभा में महिला अत्याचार को लेकर बातचीत की तो कांग्रेस के नेतृत्व ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। खड़गे जी मध्य प्रदेश में यदि आदिवासियों पर बात कर रहे हैं तो उन्हें इस बात का जवाब जरूर देना पड़ेगा कि अधीर रंजन चौधरी जी ने आदिवासी महिला जो देश की महामहिम राष्ट्रपति है उनके बारे में जब अनर्गल बात की थी तो खड़गे जी कहाँ गए थे? जब हमने द्रौपदी मुर्मू जी को इस देश में पहली बार आदिवासी राष्ट्रपति बनने का मौका दिया था तब कांग्रेस ने इसका विरोध क्यों किया था? कमलनाथ जी से वो ये बात पूछेंगे क्या कि सहरिया और बाकी आदिवासियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो 1000 रुपए देने की योजना बनाई थी उसको कांग्रेस की सरकार ने बंद क्यों कर दिया? केवल चुनाव पर वर्ग विशेष को बहलाने फुसलाने की कोशिश करके राजनीतिक बात करना। वहीं बिजनौर में ठगी करने वाली महिला अपने 2 साथियों के साथ गिरफ्तार हुई है। झूठी शादी कर लोगों को फंसाया करती थी ये महिला। बिजनौर से खबर है, ये आपको बता दें कि पुलिस के हाथ जो है वो बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने ऐसी महिला को गिरफ्तार किया है जिन्होंने कई लोगों के साथ ठगी कर कई लाख रुपयों की चंपत लगाई है। जुलाई को थाना कोतवाली देहात में पूजा शर्मा निवासी तिलक नगर दिल्ली द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई कि उसकी शादी अकबराबाद में रहने वाले एहतशाम सनफ फरीद के साथ हुई। एहतशाम घर से गायब है तथा उसके घर वाले उसके साथ प्रताड़ना कर रहे हैं। तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया कि पूजा शर्मा का असली नाम जमीला खातून डॉटर ऑफ रजब अली है, जो कि असम के जिला दरांग की रहने वाली है। उसके द्वारा दिया गया आधार कार्ड फर्जी साबित हुआ, साथ ही उसका पैन कार्ड, बैंक अकाउंट व इलेक्शन कार्ड प्राप्त हुआ, जो कि सत्य पाए गए। असम में रहने वाले उसके माता पिता के द्वारा भी
उसकी पहचान अपनी बेटी जमीला खातून के रूप में हुई। उल्लेखनीय है कि पूजा शर्मा उर्फ जमीला खातून ने पूजा शर्मा बनकर देहरादून में 2 व्यक्ति सोनू राजपूत व नौशाद कुरैशी के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराए थे। दोनों ही व्यक्ति जेल में हैं। पूजा शर्मा उर्फ जमीला खातून देहरादून में रहने वाले सलमान व अकबराबाद में रहने वाले जहीर, आसिफ व खालिद व अमजद के साथ मिलकर पैसों की उगाही करती थी। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।